आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ। हम हालात, वाक़ात और सियासत पर नज़र रखते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं तारीख़ के झरोकों से। और तारीख़ के उन्हीं अवराक़ को एक बार फिर पलट के याद दिलाया है और ये सरकार के हुक्मनामे में याद दिलाया गया है। अगरचे इस सरकारी हुक्मनामे की हमें किसी सरकारी ज़राए से तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन बाद दोपहर से सोशल मीडिया से लेके न्यूज़ एजेंसीज़ में छपी इस खबर के मुताबिक मई 2019 में कश्मीर के शोपियां के इलाके में हुए वाक़े के पस मंज़र में जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने तब पोस्टमार्टम करने वाले दो डॉक्टरों, डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निगहत शाहीन को नौकरी से मुअत्तल किया है। जो ही ये ख़बर सोशल मीडिया से लेके अखबारों या वेबसाइट्स की ज़ीनत बनने लगी, तो उसके साथ ही ये ख़बर या तारीख़ का वो झरोका या तारीख़ का वो पहलू दोबारा याद होने लगा। तो हम भी तारीख़ के उन्हीं पहलुओं को याद आपको कराते हुए कुछ माजी के झरोकों से तफसीलात बताते हुए आपको बताएं चले कि वो तारीख़ थी मई 29 की, और मई 29 को शोपियां के इलाके में दो ख़वातीन की गुमशुदगी का मामला आता है। इन ख़वातीन में आसिया और नीलोफर, जिनके बारे में तब बताया गया कि वो सास और बहू थी, और सास और बहू अपने इलाके में अपने गाँव में खेत में गई थी, उनकी वापसी नहीं हुई। और फिर दूसरे दिन उनकी दो डेड बॉडीज़, दो मैयतें हैं, वो वहाँ से मिली। और उन दो मैयतों के मिलने के साथ ही जम्मू कश्मीर में कई सवालात खड़ा होने लगे। पहले बताया जाने लगा कि मामले की तहकीकात होनी चाहिए, और फिर अचानक तब जम्मू कश्मीर में फ़ारूक उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, और उमर अब्दुल्ला उस दौरान दिल्ली में थे। उमर अब्दुल्ला वापस जो ही कश्मीर आए तो यहाँ पे आसिया और नीलोफर के हवाले से, उनकी मौत के हवाले से जब पूछा गया, क्योंकि तब कुछ लोगों ने बताया था, तब मुकामी लोगों के हवाले से खबरें निकल आई थी कि उनकी जो मैयतें मिली हैं उस पर शक हो रहा है, कहीं उन्हें मारा तो नहीं गया है। और शक की बात पर जब उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया तो उमर अब्दुल्ला ने बग़ैर, तब इल्ज़ाम है कि बग़ैर कुछ जांच पर्चे बताया गया कि ये अमवात जो हैं ये पानी से डूबने की वजह से हुई है। और पानी से डूबने की जब बात निकल के आई तो लोगों ने भरोसा ही नहीं किया। लोगों की एक बड़ी तादाद तब ये बात आने लगी कि नाले रंबियार, जिसके किनारे से उन दो मैयतों को पाया गया है, वहाँ पे पानी उतना नहीं था कि दो जवां साल बड़ी ख़वातीन जो हैं वो बह सके, उनकी मौत वाक़ा हो सके, और दो की मौत वाक़ा हो सके। और फिर मामला संगीन होता गया, हंगामा आराई शुरू हुई, और हंगामा आराई के दौरान हुआ जो तब कश्मीर में होता था, वो जब हुआ तो बात बढ़ती गई। रंबियार नाले के आस पास से शुरू हुई कहानी वादी कश्मीर के हर कोने तक पहुंचने लगी, और फिर वो जो तब के हालात थे वो देखने को मिले। और इन्हीं हालात में तब इतने हालात संगीन हुए कि वो सबके सामने है। लेकिन उन्हीं हालात के बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस ने तब एक सिट भी कायम किया। सिट के कायम करने के साथ साथ जब मामला और संगीन होता हुआ, मामला सीबीआई को भी सौंपा गया। सीबीआई ने भी तहकीकात की, एक कमीशन भी बनाया गया, और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी की। लेकिन इस दौरान डॉक्टर जो निगहत है, उसके साथ साथ डॉक्टर बिलाल ने, इन दोनों के जो रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उस पर तब सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया। और उमर अब्दुल्ला के सवाल उठाए जाने के साथ ही बाद में जो कमीशन था, कमीशन ने भी उस प्रोसेस, जो पोस्टमार्टम के प्रोसेस या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर सवाल थे। ये मामला तब चलता रहा करीबन 4 से 5 महीने। पूरा वो मौसम जो था सरमा गर्मा का, वो गर्मा के मौसम में हालात कश्मीर में कशीदा रहे, लेकिन फिर बात वक़्त के दहारे में बह गई। लेकिन आज एक बार फिर वो बात, वो वाक़ा दोबारा लोगों की बाज़गश्त में या लोगों के जहन में उभर आए हैं। और ये वाक़ा जो है, ये हालात जो हैं 2009 के, यानी करीबन 13 साल बाद ये दोबारा देखने को मिले हैं। और 14 साल बाद इन वाक़ात में आज सरकार ने हुक्मनामा जारी किया है, जिनमें डॉक्टर निगहत और उसके साथ साथ डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल को नौकरी से मुअत्तल किया गया है। इल्ज़ाम है कि उन्होंने अलहदगी पसंदों की एमा पर जो रिपोर्ट है, ये सरकार का इल्ज़ाम है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको फज किया था। ये इल्ज़ाम है। मामला अब सरकार ने इसमें फ़ैसला दे दिया है। लेकिन इस वाक़े के दौरान करीबन 4 से 5 महीने तक कश्मीर में हालात कशीदा रहे थे। और अब तारीख़ के दूसरे पन्ने को याद करें। तारीख़ को आज जम्मू में भी याद किया गया, और जम्मू में याद करने वाले नायब सदर हिंद थे। और जम्मू यूनिवर्सिटी में आज
उन कन्वोकेशन के दौरान, उनके ख़ताब के दौरान नायब सदर ने जम्मू कश्मीर की तारीख़ में दफ़ा 370 को याद भी किया। आज जम्मू पहुँचने पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनका इस्तकबाल भी किया और यहाँ पर मनोज सिन्हा के काबीने को जो सरकार में जो अहदेदार हैं वो भी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। और यहाँ से जब वो जम्मू यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन सेंटर पहुँचे तो जब उन्होंने अपनी तकरीर की तो अपनी तकरीर में जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के नौजवानों के तय हालात की को हवाले से भी बताया, लेकिन बात सियासत की भी कर डाली और सियासत की बात करते हुए बताया कि दफ़ा 370 तो आर्जी था और फिर भी ये आर्जी दफ़ा 70 साल तक जम्मू कश्मीर में कायम रहा। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2019 के बाद तो हालात बदल चुके हैं, गैर मामूली तामीर और तरक्की जम्मू कश्मीर हो रही है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक विधान एक प्रदान एक निशान जो ख्वाब उनका था वो अब मुकम्मल हुआ है और जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ अब मुकम्मल इंज़माम हो चुका है। जम्मू की यूनिवर्सिटी में नायब सदर हिंद ने क्या बताया, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी who laid down his life for building a strong united India. Tomorrow, June 23rd, is the day of martyrdom of Shama Prasad ji. He had died as a detainee in a Srinagar jail on this day, June 23, 1953. A momentous tragedy. He died within days of being arrested at Lakhanpur. Why? He challenged that when India is a country, why in my country I would suffer restriction? He ventured in the true spirit of constitutionalism and was detained. It is gratifying for us, though belatedly, we have realized his dream, and now Indians can travel freely in their own country and this part. What a tribute to the functioning of the Lieutenant Governor that entire world was looking at his achievements. When G20 leaders came here, they relished every second. The world vicariously enjoyed it, a moment of pride for all of us. Abrogation of Article 35 capital and 370. Personally, for 20 years I had been advocating it. It was an aberration. Friends, go to the constitutional text. This article was put as a temporary article. It lasted 70 years. We are happy it is not there. And the slogan which Dr. Shama Prasad Mukherjee gave, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, आज नहीं चल रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब एक प्रदेश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चल सकते हैं। नायब सदर हिंद ने जम्मू की कन्वोकेशन में बताया कि ये ख्वाब पूरा हो चुका है, हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर का मुकम्मल इंज़माम हो चुका है। और आपको नाज़रीन बताएं, यहाँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी थे और मनोज सिन्हा ने इस कन्वोकेशन के दौरान जम्मू कश्मीर के नौजवानों की, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के ख्वाबों की ताबीर को बुलंदियों की सतह से ऊपर ले जाने का वादा या अज़म दोहराते हुए बताया कि नए ज़माने की टेक्नोलॉजी, नई इंजीनियरिंग सेक्टर, नई तालीम और इसी तालीम के साथ साथ नए अज़म के साथ जम्मू कश्मीर के नौजवान बुलंदियों को छू रहे हैं और दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर तक की जो इस वक्त की सरकार है वो इन नौजवानों को उस मंजिल तक पहुंचा के रहेगी। जम्मू के स्पेशल कन्वोकेशन में, यूनिवर्सिटी में स्पेशल कन्वोकेशन के दौरान मनोज सिन्हा ने भी अपने ख़ताब में नौजवानों के लिए अपने अज़म को दोहराया। सुनिएगा उनका अज़म क्या था। As you step out of Jammu University today, it will be a start of a new mission, a mission to use your special knowledge and skills and contribute
in equitable, sustainable growth in building a strong and prosperous India. मित्रों, मैं समझता हूं कि आज का दिन आप सभी टीचर्स के लिए भी खास है, क्योंकि उनका हृदय इस नए जीवन में आपकी तरक्की की कामना से भरा हुआ है। हमारे उपनिषदों में कहा गया, सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चस्मा। गुरु प्रार्थना कर रहा है कि मेरा और मेरे शिष्य का यश एक साथ बढ़े और एक ही साथ हमारे ब्रह्म तेज में भी वृद्धि हो। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात भी की। लेकिन चलिए ज़रा नायब सदर हिंद ने जम्मू कश्मीर में 370 को हटाना, 370 सालों तक आर्जी रहना और उसके साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब को पूरा करने होने का जो जम्मू के एजुकेशन सेंटर में बात की, तो उस पर सियासी जमातों ने अपना रद्दअमल दिया है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी CPIM के लीडर भी हैं और उन्होंने नायब सदर हिंद के बयान के पस मंज़र में रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए तारीख़ समझाने की कोशिश भी की है। उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट साहब पहली बार शायद आए हैं और यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो मुझे लग रहा है कि उन्हें ज़्यादा मुताला करने की ज़रूरत है। मेरी तजवीज़ है, मेरा मशवरा होगा कि हक़ाइक़ को सामने रखकर वो तारीख़ी जो हकीकतें हैं उनको पेश कर लें। जहाँ तक आर्टिकल 370 का ताल्लुक़ है, मैंने कई बार ये बताया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दर्ज हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़रिए और इसमें फाउंडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और बल्कि ये कहना मुबालिगा नहीं होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका ताल्लुक़ रहा है हिंदू महासभा के साथ, बाद में वो RSS के दायरे में भी आए, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी थे उन दिनों। और ये ड्राफ्ट पेश भी हुआ कैबिनेट की तरफ से ही। जहाँ तक डॉक्टर अंबेडकर का ताल्लुक़ है, एक भी मुझे ऐसा कुछ दिखाएं ना वाइस प्रेसिडेंट साहब जहां कुछ लिखकर उन्होंने कहा होगा दौरान बहस या जब ये फ्रेम हुआ, वो तो फाउंडर्स में थे। और अगर ये प्रोविजन था 370, उसमें आर्जी था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा बनाने की मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। तारीख़ को इनके अल्फाज के मुताबिक नायब सदर हिंद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, उन्हें तारीख़ को इस तरह से पेश नहीं करना चाहिए था। ये मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान। लेकिन आपको बताएं, PDP वाले जब भी बयान देते हैं तेज़ ही बयान देते हैं, तलख़ ही बयान करते हैं, और PDP ने भी इस पर अपना रद्दअमल ज़ाहिर किया है। नजम साकिब PDP के तर्जमान ने आज मीडिया से बात करते हुए मशवरा भी दिया और बताते हुए बताया कि तारीख़ के इन अवराक़ को जब पलटा जाएगा तो बहुत कुछ तारीख़ लिखी जाएगी और उस तारीख़ में सब याद रखा जाएगा। उन्हीं के अल्फाज में सुनिएगा क्या बताते हैं 370 साल और तारीख़। बहुत अनफॉर्चुनेट है उनका जो वर्ड यूज़ करना कि टेम्पोरेरी। आई थिंक ही इज़ बीइंग डिसऑनेस्ट। उनको पता है ये वर्ड टेम्पोरेरी प्रोविज़न ये किस लिए था। आई थिंक अगर वो ये भी एक्सप्लेन करते कि टेम्पोरेरी किस वजह से था और उसका क्या मकसद था, कॉन्स्टिट्यूशन में किस वजह से इस आर्टिकल को टेम्पोरेरी लिखा गया था, आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहता अगर वो एक्सप्लेन करते। तो नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट देखिए, जहाँ तक उन्होंने बात की तामीर और तरक्की की,
हम जो यहाँ ग्राउंड पे जम्मू कश्मीर में जो देख रहे हैं वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि जनाब हमारे बच्चों के जो एग्जामिनेशंस होते थे, जो वैकेंसीज निकलती थी, उनमें खुर्द-बुर्द हो रहा है, उनमें धांधलियाँ हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में आज बेरोज़गारी की शरह जो है वो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर आज जो हमारी इकोनॉमी, जो हमारा बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर था हमारा, आप देखिए वो ख़त्म हो गया है। जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई घर नहीं था जिसके पास ज़मीन नहीं थी, जिसके पास अपनी छत नहीं थी, अपनी जो है रोज़ी का कमाने का कोई ज़रिया न था। तो हम बहुत आगे थे। शायद वो, मुझे नहीं पता, वो शायद यूपी से हमें कंपेयर करते हों, बिहार से कंपेयर करते हों, बट जम्मू कश्मीर की आवाम और ये सब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद यहाँ की गवर्नमेंट्स ने डिलीवर किया और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने डिलीवर। नजम साकिब पीडीपी के लीडर और मुल्क में आईन की बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के रोज़गार की भी उन्होंने बात कर ली। लेकिन आपको बताएं, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आल पार्टी मीटिंग के लिए कश्मीर से दूर पटना बिहार में हैं और पटना बिहार के नज़दीक बिहार शरीफ में उन्होंने आज जम्मू कश्मीर के इस आखिरी बादशाह यूसुफ शाही चक के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। बिहार पहुंचने, पटना बिहार के बिहार शरीफ पहुंचने से पहले के साथ ही सुल्तान मोहम्मद यूसुफ चक, जो जम्मू कश्मीर के आखिरी बादशाह थे, उनकी आखिरी आरामगाह पर हाज़िरी देने के दौरान जहां उन्होंने उन्हें खिराज अक़ीदत भी पेश किया, इसके साथ ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया और इस ट्वीट में यूपी के वज़ीर आला नीतीश कुमार को टैग करते हुए उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जिस उम्मीद के साथ वो यहाँ पहुँची थी वो पूरी उन्हें नज़र होती नहीं आ रही है। बिहार जैसे सेकुलर इलाके या सेकुलर रियासत में भी हमारे जो आखिरी बादशाह थे, उनकी आखिरी आरामगाह को वो अक़ीदत नहीं मिल रही है, वो मर्तबा नहीं मिला है जिसके वो हकदार हैं। ये महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया। लेकिन महबूबा मुफ्ती पटना बिहार आल पार्टीज़ मीटिंग में गई है। ये आल पार्टीज़ मीटिंग, माफ़ कीजिएगा, आल अपोजिशन पार्टीज़ मीटिंग के सिलसिले में गई है और आल अपोजिशन पार्टीज़ की मीटिंग जो है आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से मुनक्कद होने जा रही है और इसमें ये समझने की अपोजिशन कोशिश करेगी कि बीजेपी का किस तरह से मुकाबला किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए पहुंच जाएंगे। उसके साथ साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह भी यहाँ पे पहुंचेंगे, जबकि यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के पहुंचने की भी उम्मीद है और मुल्क की कुछ और सियासी जमातों के लीडरान भी पटना पहुँच के आने वाली सियासत की हिकमत अमली तय करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में हिकमत अमली क्या होगी, उस हवाले से हमें सब कुछ नज़र आता दिखाई दे रहा है। और आल पार्टीज़ मीटिंग से पहले जम्मू कश्मीर में क्या अपोजिशन की जमातें या सरकार के मुखालिफ की जमातें जो कहीं कुछ एक पेज पे दिखाई देती हैं, कहीं कुछ बिखरे पड़े वजूद के साथ हैं, क्या वो कोई प्लेटफार्म बना पाएंगी, ये कबल वक्त बाद भी है। लेकिन सवालात बहुत उठ रहे हैं। उन सवालात में कल ही श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर पर जो इजलास हुआ, जिस दौरान मंशियात के हवाले से कमेटी बनाएगी, उस पर भी बहुत से लोगों को ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अब कोई एनजीओ रह चुकी है जो मंशियात के हवाले से उस जैसे लीडर को सरबराह बना दे जो कभी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेसिक डॉक्यूमेंट, जिससे आम लोग, बहुत से लोग याद भी करते होंगे, उसका बानी भी रहा था। और उस हवाले से भी बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला पिछले काफ़ी वक्त से कोई ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं या कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिस पे कहा जा सके कि वो कश्मीर की तर्जुमानी करते हैं। फारूक अब्दुल्ला भी वही सियासत दोहरा रहे हैं और उसी सियासत के पस मंज़र में बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ कुर्सी की बात है, जम्मू कश्मीर के अवाम की बात नहीं करें। अगरचे पिछले काफ़ी वक्त से फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के तय कुछ हालात या कुछ बयानात बदले भी हैं, लेकिन क्या कहा जाता है आल पार्टीज़ मीटिंग के हवाले से, नजम साकिब से सुनते हैं। देखिए, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट, हमारी कायद महबूबा मुफ्ती साहिबा आज वो बिहार जो है पटना पहुंचे हैं। तो ऑल पार्टी मीटिंग का जो मकसद है, पूरी मुल्क में अगर हम देखें बहुत बड़े चैलेंजेस हैं मुल्क के सामने, चाहे वो कम्युनल वायलेंस का हो, डिसहार्मनी का हो हर जगह, या मुल्क में बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा मसला है, हमारी मुल्क की मईशत का एक
देखिए, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट, हमारी कायद महबूबा मुफ्ती साहिबा आज वो बिहार जो है पटना पहुंचे हैं। तो ऑल पार्टी मीटिंग का जो मकसद है पूरी मुल्क में अगर हम देखें, बहुत बड़े चैलेंजेस है मुल्क के सामने, चाहे वो कम्युनल वायलेंस का हो, डिसहारमनी का हो हर जगह, या मुल्क में बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा मसला है, हमारी मुल्क की मईशत का एक बहुत बड़ा मसला है। तो एक अल्टरनेटिव विजन जो है एक खड़ा हो रहा है स्लोली स्लोली। आपने देखा जो कर्नाटका से स्टार्ट हुआ, आगे चल के अभी बाकी स्टेट्स में इलेक्शन आने वाले हैं। चलिए, ये नजमुल साकिब थे। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, जब हमने बात की फारूक अब्दुल्ला की, तो फारूक अब्दुल्ला लगातार पिछले 2 दिनों से अमरनाथ यात्रा के हवाले से लिए जा रहे इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। बालथल के बाद आज वो नुनवन अनंतनाग बेस कैंप पहुँचे हुए थे और उन्होंने यहाँ पे यात्रा के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और दूसरे लीडरान के हमरा बालथल पहुँचने के नुनवन पहुँचने के बाद उन्होंने यहाँ पे जो मेडिकल टीमें हैं या मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता लोग हैं उनके साथ मुलाकात की, अस्पताल का दौरा भी किया, वहाँ पे जो अस्पताल बनाया गया है उसके साथ साथ यात्रा के हवाले से दूसरे इंतजामात का जायज़ा भी लिया। फारूक अब्दुल्ला ने यात्रा के लिए उठाए गए इंतजामात को सेटिस्फैक्ट्री करार भी दिया और फारूक अब्दुल्ला से यहाँ कुछ और बातें भी की। ज़रा पहले आपको सुनाते हैं यात्रा के हवाले से फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ बताया, खुशी का किस तरह से इज़हार किया, शुक्रिया किस तरह से सरकार का किया। हम बहुत मशहूर हैं कि हमने इंतज़ाम बहुत अच्छा किया है। एक अच्छा अस्पताल यहाँ पे भी छोटा सा है और इसमें सिर्फ कमी जो है, हमें ये लगता है कि इसमें नर्सिंग स्टाफ की कमी है और दूसरे स्टाफ की भी कमी है। तो मैं समझता हूँ जो यहाँ पे DMO साहब हैं, इंचार्ज हैं, वो इनके सामने रखेंगे। और मैं समझता हूँ इसके बजाय कि हम अस्पतालों से नर्सों को निकालें, हमें काफ़ी नर्सें जो हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं और 2 महीने के लिए उनको टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं इन जगहों के लिए। एक उनको भी रोजगार मिलेगा और इन अस्पतालों में भी हमारे जो यात्री हैं उनकी सुविधा होगी। इसके लिए हम जरूर। फारूक अब्दुल्ला अपोजिशन लीडर हैं और अपोजिशन का काम सरकार के नून में नुक्ता निकालना होता है। चाहे सरकार जितना भी अच्छा करे, अपोजिशन का काम ही होता है, दे आर मेंट फॉर दिस, कि वो सरकार के नून में नुक्ता निकालें। लेकिन फारूक अब्दुल्ला कुछ दिनों से बदले बदले से हैं। आखिर वजह क्या है? क्यों फारूक अब्दुल्ला बड़ा स्टैंड या नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले कई सालों से कश्मीर की सूरत में कोई बड़ा स्टैंड नहीं ले पा रही है? उसके पीछे की कहानी न हमें समझ आ रही है, न कोई समझा रहा है, न नेशनल कॉन्फ्रेंस बता रही है। आखिर वजह क्या है? और जो ही आज फारूक अब्दुल्ला से इंतखाबात के हवाले से वो बात की गई, सवाल पूछा गया, उन्हीं इंतखाबात के जिनके लिए वो ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके इलेक्शन कमीशन के दरवाजे तक दिल्ली पहुँचे थे, उस हवाले से जब सवाल किया गया तो फारूक अब्दुल्ला का जवाब भी सुन लीजिएगा। इंतखाबात पर जब सवाल पूछा गया, कमिश्नर कल आ रहे हैं जम्मू, तो कोई तवक्का है कि वो ऐलान करेंगे इलेक्शंस के बारे में? मैं यहाँ यात्रियों को देखने आया हूँ। मैं फारूक अब्दुल्ला मेंबर पार्लियामेंट हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला हैं। जम्मू कश्मीर में यात्रा के साथ साथ सियासी मुद्दे भी हैं और उन पर उनकी बात ज़रूरी होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ बदले बदले से तेवर, और इन तेवरों के पीछे क्या मामला है ये लोग सुनना चाहते हैं। आपको बताएं, उमर अब्दुल्ला जिनके ट्वीट्स बड़े मशहूर हुआ करते थे, जिनके बयानात बड़े तेज़ हुआ करते थे, उनके सभी वो चुप्पी या खामोशी या वो सब कुछ जो है उसके पीछे क्या वजह है, लोग हमसे पूछ रहे थे कि उनसे पूछा जाए और इस प्रोग्राम के ज़रिए उनसे बराह रास्त पूछा भी जाता है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, वज़ीर दाखिला कल जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और अपने दौरे के दौरान जम्मू के भगवती नगर में वो बड़े इज्तिमा से ख़ताब भी करेंगे और उसके साथ साथ कश्मीर भी आएंगे और कश्मीर में आने के दौरान वो बालथल भी जाएंगे, उसके साथ साथ पवित्र गुफा भी जाएंगे, श्रीनगर में सिक्योरिटी सिनेरियो का हाल अहवाल भी जानेंगे और सबसे बड़ी बात, श्रीनगर के इस यानी जिसे प्रताप पार्क कहा जाता है, यहाँ पे मुजस्मा जो है उसका बेस भी रखेंगे। इस मुजस्मे के हवाले से श्रीनगर में रखने के हवाले से जो वज़ीर दाखिला की कल का प्रोग्राम है, उस हवाले से सरकारी सतह पे तैयारियां भी हो रही हैं और ज़राया कहते हैं कि कल जब वो यहाँ पे और हालात जो श्रीनगर के हैं, सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया। अगरचे इन दिनों जम्मू कश्मीर में VVIPs की मूवमेंट है और जगह जगह जो है सिक्योरिटी पर ख़ास नज़र रखी जा रही है। श्रीनगर में वज़ीर दाखिला जो है सिक्योरिटी सुरक्षा का जायज़ा भी लेंगे। वहीं जम्मू में अपनी तकरीर के दौरान बहुत से लोग उनसे उम्मीद भी लगाए हुए हैं और
उम्मीद में, जहां कुछ लोग अपने मुतालबात की उम्मीद लगाए हुए हैं, पहाड़ी लोग अपनी रिजर्वेशन की उम्मीद लगाए हुए हैं, वहीं भगवती नगर जम्मू में अपने ख़ताब के दौरान माना जा रहा है कि शायद इंतखाबात और जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट पैकेज के हवाले से कोई बड़ा ऐलान भी हो जाए। लेकिन श्रीनगर में सबसे बड़ा मामला जो होगा वो प्रताप पार्क में भी होगा। इसके साथ साथ सिक्योरिटी सिनेरियो पे वज़ीर दाखिला की मीटिंग भी होगी। लेकिन आपको नाज़रीन अब ज़रा हम श्रीनगर के प्रताप पार्क के साथ में घंटाघर के सामने वाली तस्वीर दिखाते हैं। पीछे आपको नज़र आ रहा होगा घंटाघर, और ये जो रास्ता है जिसमें आपको गाड़ियाँ और ये सब कुछ नज़र आ रहा है, ये 2 महीने पहले स्मार्ट सिटी ने मुकम्मल किया था। यहाँ सब कुछ टाइलिंग वाइलिंग करके इस रोड को थ्रू किया गया था, और ये रोड जो है लाल चौक से होते हुए जो पुराने अमीर अकल ब्रिज से पार चला जाता था। लेकिन पिछले 3 दिनों से यहाँ खुदाई हो रही है, और इस खुदाई की वजह जो है कुछ प्लान बदला है सरकार का। अब ये प्लान किस लिए बदला है? जो सड़क पे जिस पे लाखों रुपए करोड़ रुपए खर्च किए गए उसको उखाड़ा जा रहा है, ये वजह मालूम नहीं हो रही है कि क्यों है। कुछ जो ज़राया हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ अब तार नीचे बिछानी है, उस तार के लिए दोबारा खुदाई करनी है। तो ये मामला जो है, इस मामले पे हमें बहुत से सवाल उठाए जा सकते हैं। हम ये सवाल ज़रूर उठाएंगे कि क्या ये हमारे इंजीनियर जो हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है, क्या वो नाकाबिल हैं, या सरकार किसी को ख़ास फ़ायदा देना चाहती है, उससे ज़्यादा काम करवाना चाहती है। पिछले दिनों यहाँ पे पूरा काम किया, मुकम्मल किया, रोड को थ्रू किया, उसका टेंडर पैसा निकाला। अब ये जो तोड़ा जा रहा है, खोदा जा रहा है सड़क को, इसका पैसा निकालना है, और उसके बाद दोबारा इस पे काम लगाया जाएगा तो वो पैसा निकालना है। क्या ये पैसे का खेल है, या ये इंजीनियर जो हैं जिन्होंने उन दिनों जब रोड पे काम हो रहा था उस दिन ये नहीं देखा कि हमें क्या क्या ज़रूरत है? ये सवाल है, और ये सवाल सरकार से कि ये जो इंजीनियर हैं उनकी गलती है या सरकार को कुछ फ़ायदा मिल सकता है इससे। ये सवाल और इंजीनियरों के हवाले से हम अपने नाज़रीन को बताएं कि सारे रिटायर्ड इंजीनियर जो हैं वो आजकल श्रीनगर में स्मार्ट सिटी पे नज़र रख रहे हैं। तो रिटायर्ड इंजीनियर 60 साल की उम्र के बाद, यूजुअली इंजीनियर हो, आम आदमी हो, ठेकेदार हो, कोई घर का हेड भी हो, वो भी उस तरह से भूल भी जाता है। ज़िंदगी का ये ख़ास पड़ाव होता है, इसमें उस तरह से काम नहीं होता है जिस तरह से होना चाहिए। तो इंजीनियरों के बजाय अगर जवान पोत के जो इंजीनियर बेकार हैं, रिटायर्ड इंजीनियरों के बजाय उनको अगर स्मार्ट सिटी में जॉब मिलता, काम मिलता, तो बात पते की थी। बेरोज़गारी की बात जब हम करते हैं तो हमें मालूम है कि जम्मू कश्मीर में PSI का जो सिलेक्शन हुई थी वो अब भी पड़ी हुई है। सिलेक्शन नहीं बल्कि वो एग्ज़ाम होना था, वो अब भी पड़ा हुआ है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज भी प्रोटेस्ट मुलाजिम कर रहे थे, जो एस्पिरेंट्स वो कर रहे थे, और हर जगह पे हाहाकार यही है कि आखिर सरकार जो है जॉब क्यों नहीं देती है। तो इंजीनियरों का एक जॉब तो हो सकता था कि जिस रकम से आपने रिटायर्ड इंजीनियरों को आके दफ्तर में बिठा रखा है, दिन भर वो ऊँगते रहते हैं, उससे तो आप कई ताज़ा दम जो फ़ौज है, जो नए ज़माने की टेक्नोलॉजी जानती है, उससे आप अपने शहर को खूबसूरत बनाने में उनकी काबिलियत, उनका तजुर्बा, उनके जो नई टेक्नोलॉजी है उससे फ़ायदा हासिल कर सकते थे, न कि रिटायर्ड हुए इंजीनियरों से। तो चलिए, ये मामला सरकार का हम बात बता देते हैं, सरकार का काम है वो इस पर नज़र रखे। लेकिन हम अभी यहीं पे आज के दिन भर से आपसे लेंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।